फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और आज हम आए हैं एक और टॉपिक लेकर जहां पर हमें देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपको कुछ हद तक एरर्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। अगर हम सेंटेंस में ऐसा कुछ यूज़ करें तो फिर हम सेंटेंस के आगे क्या लगाएंगे। अगर सेंटेंस में विश, एज दो, इफ लग जाए तो आपके अगले सेंटेंस के पार्ट पर क्या वर्ब यूज होगा। अगर इफ क्लॉज दिए हुए सेंटेंसेस में इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो अगले पार्ट में क्या लगेगा, पास्ट में है तो अगले पार्ट में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो अगले पार्ट में क्या लगेगा। तो ये जो कुछ कंफ्यूजिंग कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं की कंडीशंस को आज हमें डिस्कस करना है, जो कि आपके ग्रामर पोर्शन में आपको काफी हद तक हेल्प करने वाली है एग्जाम टाइम में। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहली कंडीशन जो आपकी है वो ये कहती है, इफ वी हैव एन इमेजिनरी सेंटेंस। पहली कंडीशन ये कि अगर हमारे पास इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ जो लिखा तो गया है, होता तो है, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, सच नहीं है लेकिन होता है, तो हम उसे बोलेंगे इमेजिनरी सेंटेंस। अगर हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस है और यूजिंग वर्ड्स लाइक, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे शब्द दिए हो, तो इफ, एज इफ, विश, एज दो, तो आपके पास कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये आई पहली चीज कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी, जैसा है नहीं लेकिन प्रिटेंड किया जाता है, और उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए क्या, इफ, एज इफ, विश, एज दो। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी पहली कंडीशन है। इसका सोल्यूशन क्या है, यूज प्लूरल प्लस पास्ट टेंस एज अ वर्ब। तो आप क्या करोगे, जो वर्ब यूज होगा वो पास्ट टेंस में होना चाहिए और पास्ट टेंस के साथ साथ प्लूरल भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास जब दो कंडीशंस आई कि पास्ट और प्लूरल दोनों होना चाहिए, तो एक चीज आपको ध्यान में देने लायक क्या है कि हमें सभी को ये चीज पता है कि पास्ट टेंस का प्लूरल क्या होता है, वर। तो जनरली आप इनके साथ क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, सेंटेंस लिखा है, इफ आई वॉज यू, I would have done this. If I was you, I would have done this. अब आपको यहां पर जो देखने लायक चीज है वो क्या है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if वो है तो नहीं ना उसकी जगह, वो उसके जैसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर एक इमेजिनरी सेंटेंस आ गया। कैसे, वो है नहीं उसकी जगह पे लेकिन वो होने की बात कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, और यहां पर वर्ड भी आप देख सकते हो इफ का यूज हुआ है। तो यहां पर हमें क्या यूज करना है, वर्ब जो होगा हमारा पास्ट टेंस प्लस प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, जो कि लगा हुआ है वॉज, और यहां पर हम लगाएंगे वर। तो सेंटेंस बनेगा, इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दिस। अब आप इस सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ये सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल सही लगे, क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट आपको ग्रामेटिकली बताया जाए तो यहाँ पर वुड हैव डन जो ये लगा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। आप वुड के साथ V1 का यूज करते हैं, हैव डन का यूज नहीं करेंगे, तो V1 क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब यहां पर आपके पास पास्ट टेंस दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो देखने लायक बात क्या थी कि अगर हमारा सेंटेंस इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन लिखा गया है या प्रिटेंड किया जा रहा है, तो हम विश, एज इफ, विश या फिर इफ और आज दो के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस प्लस प्लूरल फॉर्म। तो क्या हुआ, इफ आई वर यू आई वुड डू दिस। यहां पर वुड डू का यूज होगा, हैव डन का यूज नहीं होगा। हैव डन भी यूज होता है लेकिन उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है, तो वो हम आगे चलने वाले कंडीशंस में समझेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही बिहेव्स एज दो ही इज माई मास्टर।
तो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा मास्टर है नहीं, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करता है, मतलब हमारे पास इमेजिनरी सेंटेंस है, तो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो मेरा मास्टर है। यहाँ पर आपने बिहेव्स लिखा और आपने लगाया है एज दो, जो कि हमने कहा था अगर लग गया तो पास्ट टेंस और प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज होगा। यहाँ पर इस की जगह हम क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा ही बिहेव्स एज दो ही वर माई मास्टर। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा मास्टर है। अब यहाँ पर वर की का मतलब ये नहीं हो गया कि आप पास्ट टेंस में लेके जा रहे हो, यहाँ पे वर लगेगा ही लगेगा, भले वो है की बात कर रहा है, भले वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लगाया है यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस और उसके साथ लगा है एज दो। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आता है उसमें वर्ड्स यूज होते हैं इफ, एज इफ, विश या एज दो, तो उसके बाद आप वर्ब यूज करोगे पास्ट टेंस प्लस प्लूरल फॉर्म में। अगर सपोज करिए कि पास्ट टेंस तो लगा दिया, प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, तो इतना ध्यान रखना कि वहां पर अगर प्लूरल फॉर्म नहीं बन रहा है तो भी आप पास्ट टेंस को फॉलो जरूर कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर सपोज करिए गेट दिया हुआ है, अब गेट दिया हुआ है, गेट का प्लूरल तो नहीं बनेगा ना पास्ट टेंस में, तो आप गेट की जगह सिर्फ क्या लगा सकते हो, गॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली कंडीशन की तरफ। अब आते हैं हम अपने दूसरे कंडीशन पे और यहां लिखा है इफ द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। कंडीशन क्या है कि अगर सेंटेंस के मेन वर्ब को आपने किस में रखा है, फ्यूचर टेंस में रखा है, तो क्या करेंगे, यूज प्रेजेंट टेंस आफ्टर वर्ड्स लाइक। तो क्या करना है आपको, प्रेजेंट टेंस का यूज करना है कौन से शब्दों के बाद, शब्दों के बाद अनलेस, until, even if, when, in case, before, etc. समझ में आई बात आपको? क्या करना है, अगर आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, अगर आपके सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में दिया गया है, तो क्या करेंगे, इन सभी शब्दों के बाद आप प्रेजेंट टेंस का ही यूज करोगे। मेन वर्ब इसमें दिया हुआ है तो आप उसके बाद जो टेंस यूज करने वाले हो या जो उसके बाद जो सेंटेंस यूज करने वाले हो वो सेंटेंस स्टार्ट होंगे अनलेस, अनटिल, इवन इफ, व्हेन, इन केस, बिफोर, इनसे। और इनके बाद जो वर्ब यूज होगा वो कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस के अलावा प्रेजेंट टेंस के साथ करेंगे। मेन वर्ब फ्यूचर में और इनके बाद जो यूज होगा वो प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। चलिए देखिए सेंटेंस देखते हैं। लिखा है अनलेस आई गेट अ न्यू pen, I will not write a letter. लिखा है जब तक मुझे एक नया पेन नहीं मिल जाता तब तक मैं लेटर नहीं लिखूंगा। अब यहां पर क्या देखने की बात है, इंसान काम करना क्या जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई करना क्या चाहता है, क्या करना है उसको, लेटर लिखना है, राइट। तो मेन वर्ब क्या है, लेटर लिखने का काम। मेन वर्ब क्या है, विल नॉट राइट। मेन वर्ब किस में दिया है, फ्यूचर टेंस में, राइट। अब उसकी जो कंडीशन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, अनलेस से। कहां लिखा है, अनलेस से, राइट। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि आपको प्रेजेंट टेंस यूज करने की जरूरत है, आपने गेट लगाया है, इसकी वजह से ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। सपोज करो अगर यहां पर विल लगा होता, अनलेस आई विल गेट अ न्यू पेन आई विल नॉट राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको विल का यूज नहीं करना है, अनलेस के बाद आप प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, अनलेस आई गेट अ न्यू पेन आई विल नॉट राइट अ लेटर। जब तक मुझे एक नया पेन नहीं मिलता तब तक मैं लेटर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं। आई शैल विजिट हर व्हेन माई grandmother will come. I shall visit her when my grandmother will come. अब आपको यहां समझने की जरूरत क्या है कि I से रिलेटेड जो काम है, I जो सब्जेक्ट है, इसको करना क्या है,
इसको करना क्या है, इसको किसी के पास जाना है, शैल विजिट, किसी से मिलने जाना है, राइट। अब कंडीशन क्या है, कब मिलने जाएगी, जब उसकी ग्रैंडमदर आ जाएंगी, जब उसके ग्रैंडमदर आ जाएंगी तब, राइट। तो यहां पर आपने लिखा कि मेन वर्ब जो आपका है वो फ्यूचर टेंस में है, शैल विजिट। उसका काम क्या है, उसको किसी से मिलने जाना है, तो शैल विजिट क्या हो गया, मेन वर्ब। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपने सेंटेंस का दूसरा पार्ट लिखा वो आपने किससे लिखा, व्हेन से लिखा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप दो कंडीशंस लिखने जाएंगे तो आप फ्यूचर टेंस को यूज करने के बाद मेन वर्ब में उसके बाद जो आप अदर पार्ट स्टार्ट करोगे वो इन्हीं में से किसी एक वर्ड में होगा। जैसा कि आपने व्हेन से स्टार्ट किया है तो यहां पर जो विल कम लगा है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, कम्स। क्यों, क्योंकि ग्रैंडमदर सिंगुलर है इसलिए हम कम्स का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस क्या बना, आई शैल विजिट हर व्हेन माय ग्रैंडमदर कम्स। तो समझ में आ गई बात। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आप विल, अनटिल, अनलेस, सॉरी, तो समझ में आ गई बात। मेन वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में है तो आप प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे व्हेन, अनटिल, अनलेस, इन केस, बिफोर, इन शब्दों के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ। अब आते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन पे जहां पर लिखा है व्हेन टू एक्शंस occurred in the past are represented in a single sentence। क्या लिखा हुआ है, जब आपके पास, कंडीशन क्या है, जब आपके पास दो एक्शंस हैं और दोनों कब हुए हैं, दोनों पास्ट में हुए हैं, राइट। दोनों पास्ट में हुए और दोनों आपको एक ही सेंटेंस में लिखे दिए गए हैं। अब यहां पर एक चीज होगी, या तो एक एक्शन पहले खत्म हुआ होगा और दूसरा बाद में, राइट। तो फॉर्मर और लैटर की बात होगी जिसमें हम कहेंगे फॉर्मर क्या है, फर्स्ट एक्शन जो पहले खत्म हुआ होगा, और लैटर सेकेंड एक्शन जो बाद में खत्म हुआ होगा, राइट। तो पहला एक्शन जो फॉर्मर होगा उसके साथ आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दूसरा एक्शन होगा उसके साथ आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो देखते हैं, सेंटेंस लिखा है व्हेन ही एग्जामिन्ड द पेपर्स he found that one paper disappeared from the room। अब आपको यहां पर देखने की क्या जरूरत है, when he examined the papers he found that one paper disappeared from the room। दो एक्शन हुए, क्या, एक तो उसने पेपर को एग्जामिन किया, पेपर को जांचा, और दूसरा एक्शन क्या हुआ कि एक पेपर उसमें से खो गया। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ था, पेपर खोने का या फिर उसके एग्जामिन करने का। ऑब्वियस सी बात है कि पेपर पहले खोया होगा और उसने एग्जामिन बाद में किया तब उसे पता चला, राइट। तो जो काम पहले हुआ मतलब फर्स्ट एक्शन फॉर्मर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक पेपर खोने का। तो पेपर खोने वाले एक्शन को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट क्या फॉलो कराता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लगा है हैड के साथ डिसअपियर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो पहले एक्शन के बाद आपने जो कहा कि लैटर एक्शन मतलब जो सेकंड पोजीशन पे हुआ उसमें हमें लिखना है पास्ट इंडेफिनिट। तो पेपर खोने के बाद क्या हुआ था, उसने एग्जामिन किया, राइट। तो उसने एग्जामिन बाद में किया इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जहां पर हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन ही एग्जामिन्ड द पेपर्स ही फाउंड दैट वन पेपर हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम द रूम, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पर दो एक्शंस दोनों पास्ट में, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। जो पहले हुआ जिसको हम फर्स्ट एक्शन या फॉर्मर एक्शन बोलते हैं उसके साथ आप फॉलो कराएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन बाद में होगा जिसे हम लैटर भी बोलते हैं उसे हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ कंडीशन की तरफ। अब आ गए हम अपनी फोर्थ कंडीशन पे। तो जैसा कि आपने थर्ड कंडीशन में देखा था कि हम दो एक्शंस को देख रहे थे, दोनों पास्ट में हो रहे थे। एक को फर्स्ट को हमने लिखा
पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे को हमने लिखा सेकेंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सिमिलरली अगर हमारे पास दो फ्यूचर एक्शंस आ जाते हैं, दो फ्यूचर एक्शंस आ जाते हैं, इफ टू एक्शंस occurring in the future, तो भी आपके पास दो एक्शंस हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों एक्शंस में से एक पहले होगा फॉर्मर और दूसरा बाद में होगा लैटर। तो जो फॉर्मर एक्शन होगा मतलब जो पहले परफॉर्म किया जाएगा उसको हम रखेंगे प्रेजेंट टेंस में, और जो लैटर एक्शन होगा जो बाद में परफॉर्म किया जाएगा उसको हम रखेंगे फ्यूचर टेंस में। राइट अब आते हैं हम इसकी कंडीशंस पे और देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन सेंटेंस में एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा आई विल कॉल यू व्हेन यू विल रीच देयर। मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब, जब तुम वहां पहुंचोगे तब। तो दोनों एक्शंस हुए फ्यूचर में, उसके कॉल करने का भी एक्शन बाद में होगा और उसके पहुंचने का एक्शन भी बाद में होगा। तो दो एक्शंस हैं, दोनों कब हुए हैं, फ्यूचर टेंस में। राइट दोनों फ्यूचर टेंस में हुए। अब ये देखना है कि फॉर्मर मतलब पहले कौन सा एक्शन होगा, उसके कॉल करने का या उसके वहां पहुंचने का। ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पहुंचेगा पहले, उसी के बाद वो कॉल करेगा। तो यहां पर जो काम पहले होगा वो विल रीच ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एज यू और व्हेन यू रीच देयर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया प्रेजेंट टेंस में, और जो बाद में होगा उसके पहुंचने के बाद वो कॉल करेगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। विल कॉल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी क्या देखा आपने, दो एक्शन दोनों फ्यूचर टेंस में। जो पहले होगा फॉर्मर एक्शन वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा प्रेजेंट टेंस में। जो लैटर एक्शन है मतलब जो पहले खत्म होने के बाद दूसरा होगा उसे हम रखेंगे फ्यूचर टेंस में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कंडीशन की तरफ। अब आ गए हम अपने इफ क्लॉजेस की कंडीशन पे। अब जो इफ क्लॉज की कंडीशन है इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ब्रीफ में बताना चाहेंगे। इफ क्लॉज की कंडीशंस क्या कहती हैं, अगर ऐसा काम होगा तो इफ क्लॉज की कंडीशन तीन कंडीशंस लेके आती हैं अपने साथ। इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में दिया है तो इसके आगे आने वाला सेंटेंस क्या होगा। इफ क्लॉज जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो इसके आगे वाला सेंटेंस किस पार्ट में होगा। और अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है तो फिर आप इसके आगे वाली कंडीशन क्या फॉलो कराएंगे। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं ये आपको देखनी है इफ क्लॉज के अंदर। इससे पहले ये बता दें कि इफ क्लॉज होता क्या है। इफ क्लॉज वो कंडीशंस होती हैं जहां पर आपके पास एक कंडीशन जुड़ जाती है कोई भी काम करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ही मैं ये करूंगा, अगर वो आया तो ही मैं वहां जाऊंगा, है ना। तो ये जो आप अगर वाली कंडीशन ऐड कर रहे हैं वो क्या है, ये सारी इफ क्लॉज की कंडीशन है। ये किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। व्हेन, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, इफ, ये सब क्या है, हैड, ये सब क्या है, इफ क्लॉजेस की कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि इफ क्लॉज एक्चुअल में फॉलो कहाँ होगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा और पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ और देखते हैं पहली कंडीशन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इफ क्लॉजेस की तीन अलग अलग कंडीशंस थी, चलिए आइए बात करते हैं इन्हीं कंडीशंस की तरफ। और पहली कंडीशन जो है ये कहती है कि अगर आपका इफ क्लॉज जो दिया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपका इफ क्लॉज कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो आप इसके बाद वाली कंडीशन फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों सेम ही है। ठीक है, सिंपल और इंडेफिनिट दोनों सेम ही चीज होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट लगाते हो तो उसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है इफ क्लॉज में। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन। क्या लिखा है, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया
तो मैं उसको इनविटेशन भेज दूंगा। अब आपके पास जो इफ वाली कंडीशन है, जो इफ क्लॉज दिया है, ये आप देख सकते हो कि आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सीधी सीधी सी बात है कि इसके आगे वाला जो वर्ब आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। इफ के साथ जो लगा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फाइंड लगा है, तो आगे वाला वर्ब विल सेंड से दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। इफ ही विल बाय a new phone, I will buy a new phone as well। मतलब क्या हुआ, अगर वो एक नया फोन खरीदता है तो मैं भी एक नया फोन खरीदूंगा। यहां पर कंडीशन स्टार्ट हुई इफ से। आपने देखा इफ के साथ फ्यूचर लगा हुआ है, लेकिन फ्यूचर टेंस तो इफ के साथ कभी यूज ही नहीं होता। फ्यूचर टेंस हमेशा या तो पास्ट के साथ यूज होगा या प्रेजेंट के साथ यूज होगा। यहां पर विल बाय की जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी और हम क्या लगाएंगे, इफ ही बाय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ही जो है वो सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इफ ही बाइज अ न्यू फोन आई विल बाय अ न्यू फोन एज वेल। अगर वो एक नया फोन खरीदता है तो मैं भी एक नया फोन खरीदूंगा। यहां पर आपने लगाया ही के साथ बाइज, जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट, V5 जो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, और आपने लगाया विल के साथ V1, तो विल और शाल के साथ V1 हमेशा फ्यूचर टेंस में ही यूज होता है। राइट, समझ में आ गई बात। तो पहली इफ क्लॉज की कंडीशन ऐसी है कि आपने अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया है तो उसका फॉलोइंग वर्ब जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन की तरफ। अब आते हैं अपनी सिक्स्थ कंडीशन पर। अब देखिए, हम तीन वर्ड्स जो कि हैं विल, शैल और वुड, इन तीन शब्दों को यूज नहीं करेंगे। कहां? आर नॉट यूज्ड विथ द पार्ट consisting if, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when and lest। समझने वाली बात क्या थी? आपके पास तीन शब्द हैं, विल, शैल और वुड। आपको इनको यूज नहीं करना है। कहां पर? जब भी सेंटेंस में आपके पास आ जाए इफ, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when और lest, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में यूज होता है तो आप इनके बाद विल, वुड और शैल को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर विल be rush at the platform when the train will arrive। अब क्या लिखा है यहां पर? प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा रश होगा। कब? जब ट्रेन आएगी तब। तो आपने देखा कि सेंटेंस यहां पर विल बी से स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर टेंस में है। आपने देखा यहां पर व्हेन लगा हुआ है और हमने क्या कहा था कि अगर सेंटेंस में कहीं व्हेन लग गया तो इसके बाद आप विल, शैल, वुड का यूज नहीं करेंगे। आपने क्या लगाया? व्हेन के साथ आपने विल का यूज किया, जो कि सेंटेंस को एब्सोल्युटली इनकरेक्ट साबित करता है। अगर आप विल नहीं लगाते हो तो क्या ये सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा? देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव। अराइव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अराइव्स। क्यों? क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है। ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और हमने अराइव्स का यूज किया, तो सेंटेंस बनेगा देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। क्यों लगाया अराइव्स? क्योंकि व्हेन के बाद हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, विल, शैल, वुड का यूज नहीं करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शी will come to meet you as soon as you will reach Delhi। अब देखिए, she will come to meet you as soon as you will reach Delhi। वो तुमसे जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगी वैसे ही मिलने आएगी।
राइट तो यहां पर आपने देखा शी विल कम टू मीट यू, जो बात है, जो कहने की बात है, जो वर्ब हो रहा है वो क्या है कि वो तुमसे मिलने आएगी। अब आपके पास एक वर्ब आ गया, यहां पर वर्ड आ गया एज सून एज। इसके बाद हमने क्या कहा कि विल, शैल और वुड का यूज नहीं करना है। आपने लगा रखा है विल रीच, जो कि सेंटेंस को गलत कर रहा है। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ रीच का यूज करेंगे क्योंकि यू के साथ हम रीच ही लगाते हैं। लिखा शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रही है कि जब भी आपके सेंटेंस में व्हेन, एज सून एज, इन केस, बिफोर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, व्हेन इनका यूज होता है तो आप इसके बाद विल, वुड और शैल का यूज नहीं करोगे। इससे पहले आप कर सकते हो, आपने यहां पर विल लगाया, आपने यहां पर विल लगाया, लेकिन आपने व्हेन और एज सून एज के बाद नहीं लगाया है। तो कंडीशन ये है, इससे पहले यूज किया जा सकता है, लेकिन इन शब्दों के बाद आप विल, शैल और वुड का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंडीशन की तरफ। अब आते हैं हम अपनी अगली कंडीशन पे, और ये है हमारी 7th कंडीशन, जो कि कहती है, अभी आपने देखा कि इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में है तो आप क्या फॉलो करा रहे हो। अब हमारा जो इफ क्लॉज होगा वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो हमारे इफ क्लॉज को अगर हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या फिर आप कह सकते हो पास्ट सिंपल, दोनों सेम ही है, ठीक है। इफ क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसके आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो अपने साथ फॉलो करेगा वुड, और वुड के साथ लगना चाहिए V1। जैसा कि आपको अगर याद हो कि हमने पहली कंडीशन जो पढ़ी थी वो हमने वुड डू लिख दिया था और वुड हैव डन नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हमने वहां पर वर लगाया हुआ था, और वर कहाँ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर हमारा इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो हम वुड के साथ V1 को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। लिखा है इफ आई हैड मनी वुड lend it to you, और अदर आई वुड से I would। तो यहां पर क्या लिखा है, इफ आई हैड मनी आई वुड lend it to you। सेंटेंस क्या फॉलो करा रहा है, इफ क्लॉज को फॉलो करा रहा है। इफ क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि हैड सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। हैड का मतलब कंज्यूम करना, हैड का मतलब ओन करना भी होता है। तो यहां पर हैड का जो मतलब है ये कर रहा है ओन से रिलेटेड। अगर हम बोल देते आई हैड माई लंच तो मतलब क्या होता, मैंने अपना लंच खा लिया है। वहां पर हैड का मतलब कंज्यूम से हो जाता। यहां पर कह रहे हैं इफ आई हैड मनी, तो यहां पर हैड का मतलब ओनरशिप से हो रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता। तो आपका क्या हो गया, इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। अब जो फॉलोइंग सेंटेंस होना चाहिए वो वुड प्लस V1 में होना चाहिए। जैसा कि आपने यहां पर लगाया है वुड प्लस V1, आपने वुड लगाया और उसके बाद लेंड का यूज किया है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली वाली कंडीशन की तरफ, जो हमने स्टेटमेंट वहां देखा था। लिखा क्या था इसमें, इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दिस। ऐसा कुछ सेंटेंस था, राइट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता तो मैं ये काम जरूर कर देता। अब देखिए यहां पर इफ क्लॉज है, बिल्कुल करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी फॉलो करा रहा है, करेक्ट है। आगे का जो सेंटेंस होना चाहिए था वो वुड प्लस V1 में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपने दिया है वुड हैव V3, जो कि इस सेंटेंस को गलत कर देगा। तो हम क्या करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। और सेंटेंस कैसे सही बनेगा, इफ आई वर यू आई वुड डू दिस। तो सेंटेंस को ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो फॉलोइंग क्लॉज किस में होगा, मेन क्लॉज किस में होगा, फ्यूचर टेंस में। अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका फॉलोइंग क्लॉज किस में होगा, वुड प्लस V1 में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इफ क्लॉज के थर्ड कंडीशन की तरफ, जहां पर पास्ट टेंस तो होगा लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। अब आते हैं हम अपने 8th कंडीशन पे, जो जैसा हमने बताया कि यहां पर हमारे पास जो इफ क्लॉज आने वाली है ये इफ क्लॉज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो फॉलोइंग होगा, अब जो हम कंडीशन इफ के पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगा रहे थे वुड हैव V3 वाला, वो कंडीशन हम लगाएंगे जब हमारा इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया होगा। तो फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3, राइट। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल।
इफ आई हैव सीन यू आई कुड हैव स्टॉप्ड द कार। यहां पर आपके पास जो इफ कंडीशन दी है, जो इफ क्लॉज दिया हुआ है, वो किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है। क्या है? हैव सीन नहीं है, राइट। हैव कहां लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और यहां पर क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा जो आगे की कंडीशन है वो कुड हैव स्टॉप्ड दी हुई है। अब यहां पर अगर आप ये सोचना चाहो कि वुड क्यों नहीं लगा है, कुड क्यों लगा है, तो वुड और कुड दोनों का ही यूज हो सकता है, दोनों ही कंडीशंस गलत नहीं होंगी। यहां कुड लगाया, कुड के साथ हमने हैव का यूज किया और V3 स्टॉप्ड यूज किया, तो यहां पे मेन क्लॉज तो हमारा सही है, लेकिन मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज गलत हो गया। इफ क्लॉज में हमें क्या करना है? पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, तो इस हैव को उठा के क्या कर दोगे? हैड कर दोगे, और इसके साथ लगना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लगी हुई है सीन। सी, सॉ, सीन। सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉ होती है सेकेंड फॉर्म, और सीन होती है थर्ड फॉर्म जो कि यूज होती है हैज, हैव, हैड के साथ। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बना? इफ आई हैड सीन यू आई कुड हैव स्टॉप्ड द कार। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन की तरफ, और आपको ये देखना है कि यही जो क्लॉज आपने अभी यहां पर पढ़ा है, इफ क्लॉज, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? इफ से हो रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर हम इफ से स्टार्ट ना करके सेंटेंस को हैड से स्टार्ट करते हैं, और हैड से स्टार्ट करने के बाद भी ये वही कंडीशन फॉलो कराती है जो यहां पर हम कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहां आएगा हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट। पहले हम क्या कर रहे थे? इफ क्लॉज लगा रहे थे, इफ के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन अब हैड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो आप ऑब्जेक्ट को ओमिट करके आगे बढ़ सकते हो, और उसके बाद सेम थिंग विल बी फॉलोड। उसके बाद एकदम सेम फॉलो होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, तो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? जब हम इफ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मीन ये वही करेगा, इफ का ही मतलब निकलेगा। इफ ना लगाकर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हैड से, तो हैड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे कि हम यहां पर कर रहे थे पास्ट परफेक्ट में। क्या करते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेम चीज यहां पर भी हो रही है, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो अगर इसी सेंटेंस को अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? हैड I seen, had I seen, ऑब्जेक्ट क्या है? You, I would have stopped the car। तो कंडीशन फॉलो हो गई, हैड लगा है, सब्जेक्ट की जगह I लगा है, सीन V3 है, ऑब्जेक्ट you है, सब्जेक्ट के लिए I लगा है, would have V3, would have V3 का यूज किया गया है। अब आ गए हम अपनी लास्ट कंडीशन पे, और लास्ट कंडीशन कुछ इस तरह से है कि अगर हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो नो मैटर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो मैटर कि ये सब्जेक्ट आप सिंगुलर लगा रहे हो या फिर प्लूरल लगा रहे हो, उसके बाद जो वर्ब लगेगा ये होगा वर, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट के साथ लगाना है वुड, और उसके साथ लगना है V1। ठीक है, देखिए कंडीशन लिखी है, if I was a bird, I would have flown in the sky। तो सबसे पहली बात क्या देखने वाली थी? आपने if लगाया है करेक्ट, सब्जेक्ट का यूज किया है I है करेक्ट, लेकिन यहां पर वर का यूज होगा, was का यूज नहीं होगा। आप चाहे ही लगा लो, चाहे आई लगा लो, चाहे शी लगा लो, आप यहां पर वर का ही यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड, यहां पर फिर सब्जेक्ट आई, वुड V1, वुड करेक्ट, लेकिन हैव फ्लोन यहां इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 10 कंडीशंस थी कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो देखनी है वो इफ क्लॉज से रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है तो फॉर्मर एक्शन आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, बाकी का जो एक्शन होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा।
उसी के साथ आपने देखा जब टू एक्शंस आए और टू एक्शंस पास्ट टेंस के थे तो पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर उसके बाद आपने देखी कि कुछ वर्ड्स के बाद आप क्या नहीं लगा सकते हो, आप फ्यूचर टेंस को यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मेन वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में होगा। उसके बाद आपने इफ क्लॉज की कंडीशंस देखी, जहां पर सबसे पहला जो इफ क्लॉज था वो ये कह रहा था कि अगर इफ क्लॉज किस में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, तो फॉलोइंग क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा। उसके बाद की जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि आप विल, वुड और शैल का यूज किन के साथ नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड, बिफोर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इनके बाद आप आफ्टर, इनके बाद आप क्या नहीं यूज करोगे, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे, राइट। उसके बाद आपने देखा कि इफ क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी है तो उसके बाद वाला मेन क्लॉज आप वुड प्लस V1 में लिखेंगे। उसके बाद आपने देखा कि इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दी है तो मेन क्लॉज आएगा वुड हैव V3 में। इसी कंडीशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, जब हम इफ का यूज ना करें और हैड से सेंटेंस स्टार्ट करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। और लास्ट कंडीशन हमारी यहाँ लिखी हुई है, जहां पर आप इफ का यूज करोगे उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। अब ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट, फिर वुड और उसके साथ वुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे। तो इन कंडीशंस को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस है जो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के चैप्टर में और एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन, जो कि एक नई टॉपिक ऐड हुआ है, इनमें आपको काफी हद तक मदद कर सकती है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस।